अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा मेरे साथ साथ, और वो हेडिंग है आपका थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ने से पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आगे चलकर काम आने वाला है और जिससे क्वेश्चन उठता है। देखिए, ये ऐसा मतलब अभी जो वीडियो हम लोग आप लोग के लिए बना रहे हैं या फिर जो सब्जेक्ट हम लोग क्लास ले रहे हैं, उसमें हमारा ये मोटो है ना कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। थर्मोडायनेमिक्स आगे चलकर आपका जब प्रैक्टिकल लाइफ आएगा, जब आप सिस्टम असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, चाहे वो सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल को हो, मैकेनिकल को हो, तो इसका कोई बेसिक या फिर वहां प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं आपको थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट वहां पर डालना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो मोटो क्या होना चाहिए एग्जाम में, मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करना। तो वही वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा या फिर वही वही इंपॉर्टेंट चीज पर मेनली फोकस किया जाएगा जहां से मार्क्स उठता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो बोलता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with energy interaction, which deals with energy interaction between system and surroundings, between system and surroundings। तो देखिए, अब इस लाइन में ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो कि देखने लायक है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं आगे। तो क्या बोल रहा है? विच डील्स विथ एनर्जी इंट्रैक्शन। मतलब क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स एक वैसा साइंस है जिसमें हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब एनर्जी इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? आपसे बोला जाता है कि मैं बहुत इंटरेक्टिव हूं, आप इंटरेक्टिव नहीं हो, तो मतलब क्या हुआ? आप किसी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पा रहे हो कि नहीं। मैं इंटरेक्टिव हूं मतलब क्या हो गया? मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, अब क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें टीचर जो होते हैं डाइस पर वो पढ़ाते हैं, उनमें से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना डाउट सर से हाथ रेज करके पूछ लेते हैं। कुछ बच्चे नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि वो इंटरेक्टिव नहीं है, वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं सर से। मतलब क्या, इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? सर से आप इंटरेक्शन कर रहे हो मतलब क्या? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हो। बट यहां इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो यहां क्या हो रहा है? आदान प्रदान। थर्मोडायनेमिक्स से मतलब क्या? एनर्जी का इंटरेक्शन। तो किसका इंटरेक्शन है? एनर्जी, मतलब एनर्जी का आदान और प्रदान कर रहे हैं। तो अब आदान प्रदान करने की जो विधि है उसमें ऑब्वियस सी बात है, दो होना चाहिए, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन देगा तो एक इंफॉर्मेशन लेगा। तो एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन हुम? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है तो उस साइंस को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हम लोगों ने तीन चीज सीखा कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? एनर्जी का इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग्स क्या होता है? तो सबसे पहले इसके बाद हम लिखेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, उसके बाद देखेंगे सराउंडिंग्स क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है? अगर आपसे बोला जाए कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है, तो सिस्टम क्या हो गया? जो चीज जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो, फॉर्मुलेटर की बात कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, तो हम क्या हो गए? सिस्टम हो गए ना। हम आपको दे रहे हैं, अगर हम अच्छे हैं तो सिस्टम अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो सिस्टम बुरा है। ठीक है, अगर आप पूरे कंट्री की बात कर रहे हो तो सिस्टम मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। बोलता है ना सिस्टम सब करप्ट है, मतलब क्या? गवर्नमेंट को हम लोग बोल रहे हैं, या फिर सिस्टम बहुत अच्छा है मतलब गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। तो जो चीज हमारे मतलब जो चीज वर्क कर रहा हो उसे क्या कहेंगे, या फिर जिस पे वर्क हो रहा हो उसे क्या कहेंगे? सिस्टम। और उसके अलावा जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या हो गया? हमारा सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा एक कोचिंग सिस्टम है तो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेटर। फॉर्मुलेटर, बाकी क्या हो गया? अदर पार्ट। ये पूरा हो गया मेरा यूनिवर्स। ठीक है, तो हम क्या हो गए? सिस्टम। क्यों? क्योंकि हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, या फिर अगर हमारे फैकल्टी हम ही हैं, अगर हम पढ़ कर आ रहे हैं तो हम नॉलेज कहीं से ले रहे हैं, तो हम हो गए सिस्टम जिसपे
वर्क डन हो या फिर जिससे वर्क कंज्यूम हो, और बाकी जो बचा वो हो गया मेरे लिए सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिस्टम और सराउंडिंग्स का। तो सिस्टम का हम लोग लिखेंगे डिफिनीशन कि सबसे पहला बोलता है कि सिस्टम लिखेंगे एनी स्पेस on which or by which work is done। ठीक है, एनी स्पेस जहां पे या जिससे काम होता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टम। ठीक है, तो अब यहां से पूछता है कि सर सिस्टम क्या है? अगर आप स्पेस बोल रहे हो तो फिक्स स्पेस है या ओपन स्पेस है? मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर मैंने बोला कि ये एक सिस्टम है और बाकी क्या है, मान ले पूरा यूनिवर्स है, तो ये सिस्टम और ये सराउंडिंग्स है। तो सिस्टम क्या होता है? फिक्स स्पेस है, मतलब एक पार्टिकुलर इतना किलोमीटर का रेंज को ही हम सिस्टम बोलेंगे, क्या ऐसा है? या फिर पूरा सिस्टम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो बोलता है सिस्टम कैन बी फिक्स्ड मास और कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, या तो फिक्स्ड मास होगा या फिर एक कंट्रोल वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से। ये हमारा एक रूम है, ये हमारा एक रूम है, और इस रूम में हम लोग ऊपर क्या लगाए हुए हैं, एसी। एसी लगाए हुए हैं। अब इस एसी का क्या काम होगा? इस एसी का काम होगा कि यहां से ठंडा ठंडा हवा देना, और हमारा जो इसमें जो भी रूम में, ये हमारा पूरा क्या है, रूम। ये क्या है, हमारा रूम। तो रूम में जो भी हीट जनरेट हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग से, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, उस हीट को कंज्यूम करना और हमें ठंडा प्रोड्यूस करना। तो एसी क्या कर रहा है? एसी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, और यहां से ये वर्क रूम पर ठंडा ठंडा हवा भेज के कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सिस्टम। ठीक है, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग्स। ठीक है, अब सराउंडिंग्स को हम लोग बोल सकते हैं, सराउंडिंग भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है इमीडिएट सराउंडिंग और एक होता है नॉन इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एसी है और ये हमारा रूम है। इसके अलावा क्या होगा, पूरा हमारा एक घर होगा, इस घर में और भी रूम होंगे, और भी इसमें डाइनिंग हॉल होंगे, लिविंग हॉल होंगे, किचन रूम्स होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये एसी का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे है, रूम पे है। अगर मान लीजिए पर एक वॉशरूम है हमारे घर का, तो क्या ये एसी का इंपैक्ट इस वॉशरूम पर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जिस पर डायरेक्ट इंपैक्ट बने ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग्स, और जिस पर डायरेक्ट इंपैक्ट ना बने उसे क्या बोल देंगे, नॉन इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव कि इमीडिएट सराउंडिंग्स कौन सा होता है? वो सराउंडिंग जिसपे सिस्टम का इंपैक्ट पड़े, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए सिस्टम क्या होता है, हम लोग जान गए सराउंडिंग्स क्या होता है। तो सिस्टम के अलावा पूरे यूनिवर्स में जो चीज बचा उसे क्या कहेंगे हम लोग, सराउंडिंग्स, और जिस पर सिस्टम का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े उसे कहेंगे इमीडिएट सराउंडिंग्स। होप आप इस चीज को समझे होंगे। अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में कि सिस्टम किस प्रकार का होता है, सिस्टम का कौन कौन सा टाइप्स है। तो अगर हम सिस्टम की टाइप्स की बात करेंगे तो सिस्टम हमेशा दो टाइप का होता है। सिस्टम कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स का। एक होता है आपका इंटेंसिव सिस्टम नहीं, गलती हो गया, इंटेंसिव। ठीक है, सिस्टम तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सिस्टम, और तीसरा होता है आपका एब्सोल्यूट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम तीन प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन, और एक होता है एब्सोल्यूट सिस्टम। ठीक है, तब ये क्लोज, ओपन और एब्सोल्यूट, देखिए कभी भी कोई क्लासिफिकेशन हो ना किसी भी चीज का, कभी भी क्लासिफिकेशन हो किसी भी चीज का, तो वो किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलते हैं कि एक राम है, एक मोहन है और एक श्याम है। ठीक है, तो अब राम, मोहन और श्याम को क्लासिफाइड करोगे तो कैसे करोगे, एक लंबा है, एक मीडियम हाइट है, एक नाटा है। तो किस पर बेसिस है, आपके हाइट पर। एक बहुत पढ़ने में तेज है, एक एवरेज स्टूडेंट है और एक डम्ब स्टूडेंट है, उसके मेंटल कंडीशन पर, मेंटल एबिलिटी पर। एक मोटा है, एक नॉर्मल है, एक पतला है, तो क्या हो गया, उसके बॉडी के शेप पर। ठीक है, तो कभी भी क्लासिफिकेशन होगा तो वो आपके आधारित होगा
किसी न किसी पैटर्न पर, कि ऑन दिस बेसिस हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने सिस्टम को क्लासिफाई किया 3 पार्ट में, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम। किस बेसिस पर किए? इस बेसिस पर कि मास और एनर्जी इससे आगे बढ़ेगा, पास करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग 2 चीज लेते हैं यहां पर, एक बोलते हैं मास, एक बोलते हैं एनर्जी, और एक लेके चलते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहला अगर क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू मास क्रॉस नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे, तो इसमें मास क्या करेगा? क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो गया? जो हमारा गाड़ी का इंजन होता है वो इंजन, तो क्या बोल सकते हैं? पिस्टन, सिलेंडर विदाउट वॉल्व। देखिए वॉल्व रहेगा ना, वॉल्व जब रहेगा तब तो मास कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक इंजन है जिसमें ये हमारा क्या है? पिस्टन, ये हमारा है पिस्टन, और ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, वॉल्व यहां पर होता है, एक इनलेट वॉल्व और एक आउटलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व से जो भी हमारा फ्यूल है, एयर है, जो कि हम बर्न करने वाले हैं, जो कंबसन प्रोडक्ट है, वो आएगा, इसमें जलेगा और वापस चला जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? विदाउट वल्व, वल्व नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें कुछ प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग क्या किए? कंबशन किए, आग लगाएं। अब आग लगाएं तो इसमें क्या हो गया? हीट जनरेट हुआ। ठीक है, अब हीट जनरेट हुआ तो कुछ समय बाद हीट जनरेट होकर बंद कर दिए। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो हमारा अंदर जो हीट था, जो गर्मी प्रोड्यूस किया था, वो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्या हुआ? हीट मेरा क्रॉस कर गया। ठंडा हुआ मतलब हीट पास किया, तब ना ठंडा हुआ। अगर हीट एक्यूमुलेट हो तो ठंडा होता ही नहीं। लेकिन जो अंदर कंबसन प्रोडक्ट था, H2O2, CO2, पेट्रोल, एयर, जो भी हो, वो तो वहीं रह गया ना, वो तो बाहर नहीं गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक नॉर्मल प्लास्टिक का बोतल है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इस प्लास्टिक के बोतल में हम लोग क्या किए हैं? गर्म पानी डाल दिए हैं। कुछ समय बाद पानी का लेवल वही रहेगा, बट इसका जो गर्मी है वो बाहर निकल जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। तो क्या हुआ? मास क्रॉस नहीं ना कर रहा है, मास तो वही है, जो बोतल में पानी था वो है ही, जो इसमें कंबसन प्रोडक्ट था वो है ही, लेकिन हीट पास कर गया और वो ठंडा हो गया। तो पिस्टन सिलेंडर वॉल्व हो गया, या फिर प्लास्टिक का बॉटल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका? क्लोज सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सिस्टम का। जैसा नाम बोल रहा है ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब इससे मास और इससे एनर्जी दोनों पास करेगा। ठीक है, तो मास भी इससे पास करेगा और इससे एनर्जी भी पास करेगा। एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या बोल देंगे? पिस्टन, सिलेंडर, सॉरी यहां विदाउट वॉल्व हो जाएगा, ये गलती हो गया है, पिस्टन सिलेंडर विथ वॉल्व। ठीक है, अब इसमें अगर वॉल्व आ गया तो क्या कर सकते हैं? यहां से आया एनर्जी, सारा काम हुआ और वापस यहां से निकल गया। तो देखिए जो मास आया साथ में एनर्जी तो गया ही, मास भी चला गया। और इसका एग्जांपल देखते हैं टरबाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया टरबाइन। टरबाइन का कुछ ऐसा, सॉरी कंप्रेसर हो गया, ये हमारा हो गया टरबाइन। ठीक है, ये टरबाइन का कुछ सिंबल है। ठीक है, अब टरबाइन से पहले क्या होता है? पावर प्लांट अगर पढ़े होगे या फिर हल्का फल्का नॉलेज होगा तो टरबाइन के पहले क्या होता है? बॉयलर, जो क्या करता है? पानी को गर्मी स्टीम में बदलता है। वो स्टीम टरबाइन के ब्लेड पर टकराता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहां पर आया क्या? स्टीम। मान लीजिए स्टीम का यहां पर इंपैक्ट हुआ। ठीक है, और ये स्टीम क्या किया? इस टरबाइन को मूव करवाया, और मूव करवाने के बाद कुछ समय बाद ये स्टीम ठंडा होकर के पानी में कन्वर्ट होकर के नीचे गिर गया रिजर्वॉयर में। फिर वही वापस पंप से बॉयलर में जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर टरबाइन पर बजट टकराएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। तो क्या हो रहा है? देखिए इसमें एक पार्टिकुलर मास के साथ स्टीम इंटर करता है, और कुछ समय बाद वही मास के साथ वाटर बन के निकल जाता है। तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है। ठंडा मतलब हीट निकल रहा है, हीट निकल गया। पानी जो आया वो पानी भी निकल गया, मतलब पानी भी निकल गया। तो पिस्टन सिलेंडर विथ वाल्व एग्जांपल हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं इसमें हम? टरबाइन, या क्या बोल सकते हैं?
कॉम्प्रेशर, कॉम्प्रेसर में भी क्या होता है, आप लोग एक मास को पार्टिकल को इनब्यूट उसमें डालते हो, कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने के बाद वो निकाल देते हो, तो क्या हो गया, वो कंप्रेस हुआ तो इसमें एनर्जी गया और वापस वो निकल गया, मतलब मास भी निकल गया। तो एग्जांपल क्या हो गया आपका ओपन सिस्टम का, मास भी निकले एनर्जी भी निकले, एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर विद वॉल्व एंड टरबाइन एंड कंप्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है एब्सोल्यूट सिस्टम की। एब्सोल्यूट सिस्टम मतलब होता है वो सिस्टम जिससे ना मास निकल पाए और ना ही एनर्जी निकल पाए। तो हम लोग क्या बोल देंगे, इससे ना मास निकल रहा है ना एनर्जी निकल रहा है। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क याद करिए, जब आप बच्चे होंगे या अभी भी यूज करते होंगे तो एक थर्मस आता था, स्कूल लेके जाते थे हम लोग, और उस थर्मस में घर से मम्मी ठंडा पानी डालती थी और बहुत समय तक वो ठंडा पानी ही होता था। अब चूंकि बड़े हो गए हैं तो थर्मोफ्लास्क तो वही है, लेकिन इसमें अब ठंडा पानी की जगह पर कुछ और है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या है वो बता देते हैं। अब इसमें मान लीजिए चाय है, हम लोग क्या किए, चाय गर्म किए, चाय बनाए, इसमें डाल दिए, बहुत देर तक ये चाय क्या रहता है उसमें गर्म रहता है। हाँ, कुछ समय बाद वो ठंडा होता है, क्योंकि हम लोग ने शुरू में बोल दिया कि 100% किसी चीज को इफिशिएंट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 7-8 घंटे के लिए तो रहता है ना इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर गर्म चाय डाले हैं तो समय के साथ वो चाय का मास भी उतना ही रहा, जब तक हम लोग कप खोलकर निकाल न ले, रहेगा उतना ही, और इसमें 7-8 घंटा तक हीट भी उतना ही मेंटेन रहता है। तो इससे ना एनर्जी निकल रहा है ना मास निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या, एब्सोल्यूट सिस्टम। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या का एग्जांपल है, तो यूनिवर्स भी क्या है, एब्सोल्यूट सिस्टम का। लेट अस सपोज ये हमारा एक यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें अर्थ है, स्टार है, मून है, आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, सन है। तो इसमें जो एनर्जी जनरेट, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी का मेन सोर्स हमारा सन है। और क्या है मेन सोर्स, पोटेंशियल एनर्जी का हाइट है, काइनेटिक एनर्जी का स्पीड है। मतलब जो एनर्जी बन रहा है वो इसी यूनिवर्स में ही बन रहा है ना, इससे के बाहर तो हम लोग कुछ नहीं ला रहे हैं। तो जो एनर्जी इसमें बना वही एनर्जी कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, सन का हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब जो हो रहा है, और हम लोग ये भी जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी जो आया इसी में आया, इसी में कन्वर्ट हुआ। तो यूनिवर्स के बाहर कोई एनर्जी गया नहीं गया। ठीक है, Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मास जो है यूनिवर्स में है, अर्थ यूनिवर्स में है, अर्थ का सारा मास यूनिवर्स में है, तो मास क्या यूनिवर्स के बाहर गया नहीं गया। तो क्या हो गया, हमारा जो चीज एनर्जी और मास इससे बाहर गया ही नहीं। तो यूनिवर्स क्या का एग्जांपल हो गया आपका, एब्सोल्यूट सिस्टम का। तो आशा करता हूं आपने थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टम सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग, सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। देखिए, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ देंगे आपका क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब आपके अंदर क्या क्या खूबी है। आप बोलोगे ना यार हमें ये प्रॉपर्टी है कि हम सुबह 4 बजे उठ करके फिर सो जाते हैं, नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, वो चीज जो किसी इंसान को डिफाइन करे। ठीक है, किसी भी चीज को डिफाइन करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉपर्टी क्या है, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आपका प्रॉपर्टी क्या है, आप कल होकर असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, तो आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो सिस्टम का प्रॉपर्टी मतलब जिस चीज से सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। अब किसी भी सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इस सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता। प्रॉपर्टी क्या है, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये चूंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, मास होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, एनर्जी होगा, चाहे वो काइनेटिक हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंटरनल हो, सब चलेगा, इंथैल्पी होगा, और भी बहुत कुछ होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही होता है ना सिस्टम का, जिसको वो विशेषता हो किसी सिस्टम का। तो अब बोलता है कि प्रॉपर्टी वो चीज होता है,
बोलता है क्या है, प्रॉपर्टी एनी कैरेक्टरिस्टिक द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करने पर आ जाए तो क्या लिख सकते हैं, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रॉपर्टी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। एक को बोलेंगे इंटेंसिव, एक को क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक। तो आपका ये वर्ड इंटेंसिव पूछ दे एग्जाम्पल में या फिर इंट्रिंसिक पूछ दे, कंफ्यूज नहीं करना है। इंट्रिंसिक, एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, वो होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो याद रखिएगा इंट्रिंसिक, क्योंकि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बहुत कम ही जगह मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। अब इसके पहले जब हम लोगों ने या फिर मैंने सिस्टम को क्लासिफाई किया था तो बोला था कि क्लासिफिकेशन हमेशा किसी न किसी चीज के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो ये भी क्लासिफिकेशन किसी न किसी के बेसिस पर होगा। तो इसका बेसिस है, वो है हमारा मास। मास के बेसिस पर, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल सा बात है कि एक हमारा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर को हम लोगों ने डिवाइड किया। अगर डिवीजन के पहले की बात करते हैं तो इस कंटेनर में कोई गैस होगा या फिर वाटर हो, कुछ भी होगा, उसका अपना एक प्रेशर रहा होगा, एक मास रहा होगा, एक टेम्परेचर रहा होगा, एक वॉल्यूम रहा होगा और डेंसिटी रहा होगा, चलिए ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स रहा होगा और ये बहुत कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन है कि इसका प्रेशर P है, मास M है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम भी है, डेंसिटी ρ है एंड नंबर ऑफ मोल स्मॉल n है। अब जैसे ही इसे हम लोगों ने डिवाइड करा तो मतलब क्या हो गया, इसका मास हो गया होगा M1 और इसका मास हो गया होगा M2। डिवीजन के बाद अलग अलग हो गया होगा। तो बोलता है कि आफ्टर डिवीजन अगर उसका प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी अगर मास पे डिपेंड करता है तो उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी अगर मास पे डिपेंड नहीं करता तो क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझे नहीं समझे, एग्जाम्पल समझते हैं। ये शुरुआत में क्या था, प्रेशर, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, रो एंड एन, ठीक है। अब इसे हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया 1 और एक हो गया 2। शुरुआत में अगर मास m रहा होगा तो डिवीजन के बाद एक तरफ मास m1 हो गया होगा और एक तरफ मास m2 हो गया होगा। ये अलग बात है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो शुरुआत में मास मेरा m था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसे बांट दिया मास अलग अलग हो गया। मतलब कि मास जो है वो इसके डिवीजन पर डिपेंड किया, मतलब कि प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, मास पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मास है तो मास पे डिपेंड करेगा ही, इसमें तो कहने वाली चीज है ही नहीं। तो मास क्या हो गया मेरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। शुरुआत में पूरा वॉल्यूम V था, अब क्या हो गया वॉल्यूम इसका V1 और इसका वॉल्यूम V2। तो जैसे ही हम लोगों ने मास को सेपरेट किया वॉल्यूम भी अलग अलग हो गया ना, मतलब कह सकते हैं वॉल्यूम इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास। तो वॉल्यूम भी क्या हो गया मेरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड बात करते हैं टेम्परेचर की। शुरुआत में अगर टेम्परेचर T था, हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, बताइए, नहीं आएगा। तो ये भी टेम्परेचर T, ये भी टेम्परेचर T। तो टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब मान ले 50 डिग्री सेल्सियस पर कोई पानी को हम गर्म किए हुए हैं, उस पानी में से एक गिलास पानी बाहर निकाल देंगे तो क्या वो 25 डिग्री का हो जाएगा, अरे भाई वो 50 का ही रहेगा ना। तो टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता, तो वो क्या हो गया मेरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी अगर आपको मान लीजिए किसी एक बड़ा सा कंटेनर में अगर मान लीजिए 1000 kg पर मीटर क्यूब का डेंसिटी का लिक्विड वहां भरे हुए हैं, अब उस बड़े से कंटेनर से 1 लीटर पानी बाहर निकाल दो, क्या उसका डेंसिटी कम जाएगा? नहीं कमेगा। तो डेंसिटी भी दोनों का सेम रह गया। तो डेंसिटी क्या हो गया मेरा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बोलता है वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करे, मास के डिवीजन से अगर प्रॉपर्टी में भी डिवीजन हो रहा है तो उसे कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो ना कहे उसे क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इस चीज को लिखते हैं, क्योंकि कब तक मेरा बोला हुआ आपको याद रहेगा, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो लिखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए वर्ड क्या है? आई एन इन, तो क्या हो जाएगा ये? आई एन इन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब मास पे अगर डिपेंड नहीं करता है तो इंटेंसिव। याद करने का तरीका आई एन से इन और आई एन से इन। बचा एक्सटेंसिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब ये मास पे डिपेंड करता है। अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लास्टली आपको एक बॉक्स बना के दूंगा जो एग्जामिनेशन बॉक्स होगा, और उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इसके बाहर। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा नोट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? वो कहता है कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या बोलता है? ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इससे क्वेश्चन सिंपल सा कैसे पूछता है कि आपको दे देगा एक प्रॉपर्टी, बोल देगा ये इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, या फिर बोल देगा ऑप्शन रहेगा 4, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर। बोल देगा कि इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, 1 2 1 3 3 4 4 5 ऐसे करके। तो आपको बस इस पूरे टॉपिक में ना आपको बस ये फोकस करना है कि आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस समझ में आ जाए। आप देख करके बता दो कि कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहला, प्रॉपर्टी अगर मास पे इंडिपेंडेंट लगेगा तो बोल देंगे इंटेंसिव, प्रॉपर्टी अगर मास पे डिपेंडेंट लगेगा तो बोल देंगे एक्सटेंसिव। अब उस चीज को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप समझ सकते हो, क्या है? हिंट या ट्रिक। बोलता ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक जो भी हो, जिसके आगे स्पेसिफिक वर्ड लग गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या हो गया आपका? इंटेंसिव। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? पर यूनिट मास। अगर आपको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक प्रेशर, प्रेशर पर यूनिट मास। स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंथैल्पी पर यूनिट मास। तो अगर पर यूनिट मास की ही हम लोग बात कर रहे हैं तो मास पे डिपेंडेंट कहां हुआ फिर? तो मास से इंडिपेंडेंट हो गया ना। तो मास से इंडिपेंडेंट हो गया मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो बोलता ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिस वर्ड का स्पेसिफिक लग गया आंख बंद करना है, इंटेंसिव मार के बढ़ना है। ठीक है, चलो और देखते हैं और कुछ ट्रिक है कि नहीं इसमें। और दूसरा ट्रिक कहता है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलता है? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is always an इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? डेंसिटी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास क्या है मेरा? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है मेरा? एक्सटेंसिव। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि डेंसिटी मैंने बताया था कि बड़ा सा कंटेनर है, उसमें अगर 1000 kg पर मीटर क्यूब का वाटर है, उसके साथ 1 लीटर निकाल लो, डेंसिटी वही रहेगा। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज एन इंटेंसिव। तो जहां भी
क्वेश्चन में आ जाए उसमें देखिएगा अगर रेशियो है और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो आंख बंद करना है और लिखना क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन बॉक्स की। एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स का नाम है एग्जामिनेशन बॉक्स। और ये हर तरह का एग्जामिनेशन के लिए बॉक्स है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो डिफरेंट पीएसयूज का पेपर हो, हर चीज के लिए। और यहां से क्वेश्चन एक आता ही है। अब प्रीवियस उलट कर देखोगे ना तो आप देखोगे एक क्वेश्चन तो यहां से आया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना। और मैंने क्या देखा यहां पर, ऑल स्पेसिफिक, देखिए वर्ड स्पेसिफिक लगा तो आंख बंद कर देंगे। अब रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑल इज इंटेंसिव। तो अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ ले, कौन कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होता है, उसमें से किसी का रेशियो रहेगा तो इंटेंसिव मार्क आएंगे, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी रहेगा वो इंटेंसिव ही होगा। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही एक एग्जाम्पल है। देखते हैं, सबसे पहला बनाते हैं एग्जामिनेशन बॉक्स, और इस एग्जामिनेशन बॉक्स में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवा रहा हूं उतना ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मार्केट में है, इससे ज्यादा भी है। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी एग्जामिनेशन दिया और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा उसमें से मैंने कुछ लिस्ट निकाला है, उस लिस्ट से बाहर एग्जाम में आया ही नहीं है। तो मैंने शुरुआत में क्या बोला, वही पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद करने का तरीका, हम लोग क्या यहां पर देख रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हर कोई जानता है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी टर्म ई से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, जितना भी टर्म ई से स्टार्ट होता है सारा क्या है, मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, अगर वही वर्ड होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो क्या हो जाता है, इंटेंसिव, लेकिन सिर्फ हीट कैपेसिटी है तो एक्सटेंसिव। इसके बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिकल, एक सेकेंड, और क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब एग्जाम में आज तक इससे बाहर नहीं आया है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इनमें से कोई एक एग्जांपल रहेगा, बोल देगा कौन इंटेंसिव है, तो 3 इसमें से रहेगा और चौथा इसमें का नहीं रहेगा, तो आप चौथा मार के आ जाओगे। तो ये ट्रिक है हमारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ने का। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सा है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला बोलता है, वो बोलता है क्या, हमारा प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पहला क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पहला क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन। अब समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। यहां पर समझा रहा हूं, आप लोग नीचे ही लिख लीजिएगा। उसके नीचे मान लीजिए एक हमारा ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें हमारा एक पॉइंट ये 1 है और एक पॉइंट 2 है। इसको क्या बोल देंगे, पॉइंट या फिर स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। वही बोल रहा है ये पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, मतलब प्रॉपर्टी वो पॉइंट और स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब लेट अस सपोज हम लोग यहां से यहां तक गए, ठीक है, कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए गए।
प्रॉपर्टी मतलब क्या हम लोगों ने बोला, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, प्रेशर, वॉल्यूम, यही बोले ना हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लेते हैं इसका प्रॉपर्टी प्रेशर P1 रहा होगा, इसका प्रॉपर्टी प्रेशर P2 रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेट है, सॉरी एक और पाथ है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एक सेकेंड, और वो पाथ है हमारा कुछ ये, ठीक है, P1 से P2। अब इसमें अगर हम लोग बोल देंगे कि अगर मान लेते हैं कोई बंदा है वो पाथ ए को चूज करता है, कोई बंदा है पाथ बी को चूज करता है, ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर अगर हम लोग डेल्टा पी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, या फिर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, ठीक है। चाहे वो पाथ ए से जाए चाहे वो पाथ बी से जाए, क्या फैक्टर ये डिपेंड कर रहा है इस पर क्या कौन सा पाथ चूज किए हो, वो डिपेंड बस ये कर रहा है कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट। अगर कोई थर्ड पॉइंट मान लीजिए यहां पर है और यहां से अगर कोई बंदा ऐसे गया तो अब डेल्टा पी बोलेंगे तब P3 माइनस P1 होगा, मतलब प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, इंथैल्पी हो गया, जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, उसको नहीं मतलब है आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारा, पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, उसको पाथ से मतलब ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग वर्क और हीट की बात करेंगे तो बोला जाता है, हम लोग जब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज नोन एज वर्क डन एंड एरिया अंडर टीएस डायग्राम इज नोन एज हीट ट्रांसफर। तो अगर ये हमारा पीवी डायग्राम है तो अगर हम लोग बोलेंगे कि पाथ ए के लिए एरिया ये हो जाएगा पूरा, ये कंप्लीट, ये पूरा एरिया पाथ ए के लिए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पाथ ए, एरिया अंडर कर्व ए। सिमिलरली अगर बोल देंगे एरिया अंडर कर्व बी तो उसका अलग एरिया हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर पाथ चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज कर रहा है, और एरिया चेंज कर रहा है पीवी डायग्राम का तो वर्क डन भी चेंज कर रहा होगा। तो वर्क और हीट क्या हो गया मेरा, पाथ फंक्शन। अब यहां से क्वेश्चन आपसे उठ जाएगा कि हीट और वर्क क्या है, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हीट और वर्क क्या है मेरा, पाथ फंक्शन, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर। अगर ए पाथ फॉलो करेंगे तो ज्यादा एरिया इनकाउंटर करेंगे, बी पाथ फॉलो करेंगे तो कम एरिया इनकाउंटर करेंगे, तो वर्क डन भी ज्यादा या कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड प्रॉपर्टी चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, इंथैल्पी हो, जो भी हो, वो क्या है हमारा पॉइंट फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। सेकंड बोलता है कि प्रॉपर्टी अगर पाथ फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है ये, सॉरी पॉइंट फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हिस्ट्री। इसको पाथ के हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है कि हम ए से आए हैं कि बी से आए हैं, हमको बस ये बता दो हम कहां से कहां गए हैं, बस, और कोई मतलब नहीं इसको, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं तीसरा, ये होता है क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब आप लोग इंजीनियर हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैथ तो पढ़े होगे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है कि यहां पर हम लोग बोल देंगे du इज इक्वल टू u2 माइनस u1, ये होता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन बॉक्स से, और यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। तो होप आप यहां तक समझे होगे, अब आगे देखते हैं।